Hello children, you are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. I am Amit Toshniwal, your accounts teacher. This video is for class 12th. Subject is accountancy, chapter number 11, financial statement of a company, part 4. This is the conclusion part in which you shall study about the format of statement of PL of a company and its description. So children, you are seeing form of a statement of profit and loss on your screen, which is as per schedule number 3, part 2, section 129 of Companies Act 2013. On the top you have to write name of the company, then name of the account, that is a statement of profit and loss, and accounting year for the year ended. Children, this is a bit different format which you have already made in sole trade and partnership firms. We have already discussed in many videos and many times that company is a type of different organization. It is a different it has got different entity, so that is why working functioning of company and financial statements a bit differ from the other sort of business enterprises. Okay, so you will have 4 columns. First one is particulars, second note number, third figures as at the end of current reporting period, and next figures as at the end of previous reporting period. यानी कि पहले वाले में आपको हेड्स लिखना है, दूसरे वाले में नोट नंबर, यानी कि यदि कोई वर्किंग नोट आपने किया है और कोई कैलकुलेशन किया है आपने रफ़ में वर्किंग नोट में, जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, मतलब जो फाइनल अमाउंट है या कैलकुलेटेड अमाउंट है जो आप शो कर रहे हैं, तो वो नोट नंबर वर्किंग नोट का इसमें आपको फिल करना है. देन करंट रिपोर्टिंग पीरियड के फिगर्स और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स यहाँ पर आएंगे. तो इट हैज़ गॉट अ सीरियल नंबर टू मेक इट, फॉर विच we discussed in earlier videos, that is called marshalling and grouping, according which we make it. Okay, so starting with the first point, सबसे पहले आता है revenue from operations, दूसरे नंबर पर होता है अदर इनकम, और तीसरे नंबर पर होता है टोटल रेवेन्यू, जो कि पहले और दूसरे का सम होता है. फिर एक्सपेंसेस जो हम माइनस करेंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, next finance cost, then depreciation and amortization expenses and other expenses. So total expenses will be found out, कितना टोटल हुआ. then फिफ्थ नंबर जो अब आ रहा है उसमें आप क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे. कौन सा प्रॉफिट? बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी कि जो थर्ड नंबर में जो टोटल रेवेन्यू था उसमें से फोर्थ नंबर के जितने भी पॉइंट्स थे उनका टोटल माइनस करके जो भी आएगा वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट. कौन सा? बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स. छठवें नंबर पर रहेगा एक्सेप्शनल आइटम्स, सातवें नंबर पे होगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. पहले 2 चीज़ें अपन को माइनस करना बाकी थी, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो पहले एक्सेप्शनल माइनस होगा तो जो आएगा वो कहलाएगा फिर से प्रॉफिट, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के पहले का है और टैक्स के.
यानी कि 5th नंबर के टोटल में से 6th नंबर का जो भी आइटम रहेगा वो माइनस किया जाएगा। देन नंबर 8 पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो नंबर 9 पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यानी 7 वाले में से 8th वाला माइनस होगा। फिर 10वें नंबर पे आएगा टैक्स, 2 प्रकार के हो सकते हैं, करंट एंड डेफर्ड। और 11th पे आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट या लॉस, यदि नेगेटिव फिगर है तो उसको लॉस कंसीडर करेंगे हम, प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी कि 9th वाले में से 10th वाला टैक्स माइनस कर देंगे। अब हमारे लिए इतना जानना जरूर इम्पॉर्टेंट है, बस बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, या टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, या प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी हमको 10th तक की ही चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब उनका डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर देन फाइनेंस कंपनी, ऑल अदर कंपनी शो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन नोट्स टू अकाउंट्स एज टोटल ऑफ, किस किस का टोटल, यानी रेवेन्यू यानी कि इनकमिंग्स, कहाँ कहाँ से पैसा आया। तो पहला सेल ऑफ गुड्स, दूसरा सेल ऑफ सर्विसेज, तीसरा रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें से हम एक्साइज ड्यूटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यदि मान लीजिए वो फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड इन दिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फिर अदर इनकम को कैसे क्लासीफाई किया गया है, पॉइंट नंबर 2, अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम मानी जाएंगी, इंटरेस्ट से मिलने वाली इनकम, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड यानी बोनस, और एक्चुअली वो बोनस नहीं होता, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड। देन प्रॉफिट या लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ डिवेंचर, आपको याद होगा आप एक बनाते थे 15% सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना होता था, DRI, जस्ट रिमेंबर, उसके सेल पे आपको क्या हो रहा है वो। फोर्थ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसमें हम नेट अमाउंट लिखेंगे उससे रिलेटेड एक्सपेंस को माइनस करने के बाद। फिर तीसरे नंबर पे आती है फाइनेंस कॉस्ट, है ना। तो फाइनेंस कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए कितना खर्च करना पड़ा, यानी कैपिटल अरेंज करने के लिए या फंड्स रेज करने के लिए हमारी कॉस्टिंग क्या बैठी वो। तो पहली चीज़ आ जाती है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरोइंग, उधार लिए गई रकम पर ब्याज का चुकाना, और दूसरा अदर बोरोइंग कॉस्ट्स, पेपर वर्क, पेपर कॉस्ट, एंड थर्ड नेट गेन और लॉस इनकर्ड ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशंस, यदि हमने फॉरेन करेंसी है तो यदि हम फॉरेन ट्रेड कर रहा है कंपनी तो उसका जो भी डिफरेंस रहेगा, करेंसी का डिफरेंस और उस पे होने वाला नुकसान इसमें आएगा। चौथा है नोट्स टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अ कंपनी प्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंस एंड टोटल इनकम रिलेटेड टू फॉलोइंग इनकम इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब वो कौन कौन सी रहेंगी, सबसे पहले एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरीज, वेजेस और PPF का पैसा, या एम्प्लॉयज़ स्टॉक परचेज स्कीम वगैरह। फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कर्मचारी कल्याण कोष जो बनते हैं वो। दूसरे नंबर पे होंगे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, उनको बदलना, डेप्रिशिएट होना। फिर तीसरे नंबर पर ऐसा कोई इनकम या एक्सपेंस जो रेवेन्यू का 1% से ज़्यादा है, ठीक है। चौथा होगा इंटरेस्ट इनकम, पांचवा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, छठवा डिविडेंड इनकम, फिर नेट गेन या लॉस सेल पर होने वाला,
then adjustment in market value of investment. Next is gain या loss due to transaction of foreign exchange. दूसरे नंबर पर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको आप कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि है तो। दूसरा होगा परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। फिफ्थ नंबर पॉइंट तुम्हारे पास आएगा इसमें, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्रोवाइडेड एज नोट्स। इनकी हमको वर्किंग नोट तैयार करना होगी। पहले यदि कोई कंपनी हैज़ वर्क इन प्रोग्रेस देन वर्क इन प्रोग्रेस विल बी शोन, यानी कि अनफिनिश्ड गुड्स जो फर्निश नहीं हुआ है, अभी फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ, उसके पहले की स्थिति का गुड्स। देन expenses made on following items, expenses on these items will be shown separately। तो जो भी खर्चे हो रहे हैं उस समय मैन्युफैक्चरिंग के समय, जैसे यूज़ ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फ्यूल एंड पावर, रेंट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी, इंश्योरेंस करवाया है, रेट और टैक्स पे किए, इनकम टैक्स को छोड़कर, इनकम टैक्स सबसे लास्ट में होगा, एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ें एक्सपेंसेस में आएंगी। नंबर 6 पर आएगा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एज नोट्स टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहला, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, एक्सपेंस मेड इन फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, या पेटेंट पर होने वाले या प्रोफेशनल्स या कंसल्टेशन पर होने वाले खर्चे, इंटरेस्ट या दूसरे मैटर्स। एंड लास्ट, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट ऑफ यूज्ड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये ध्यान रखना। और डोमेस्टिक रॉ मटेरियल पर या स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले दोनों का टोटल, ये हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन and you have to learn these points thoroughly, because on the basis of this only you will have some questions in board examination. Thank you.